प्रिय मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, साथियों, मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, भतीजों, माताओं, बहनों, बेटियों, शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनल का सादर अभिनंदन स्वीकार करें। मेरे अनुज, मेरे भाई भतीजे, आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और शुभाशीष। बिहार जो किसी समय इस देश का नेतृत्व करता और सबसे विकसित प्रदेश था, ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक जो है, कोई इसको मजदूरों का राज्य कहता है, कोई पिछड़ा, कोई बीमारू राज्य कहता है, कोई डीएनए देखने लग जाता है। यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? आजादी के बाद इस प्रदेश के सक्षम नेतृत्व ने, उस समय झारखंड इसका हिस्सा था, बिहार इस देश का सबसे समृद्ध राज्य था, सारे खनिज इसके पास थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। कहा जाता है, और वो रिकॉर्ड्स में है, कि इस देश का 28% यानी 1/4 से ज़्यादा उद्योग केवल बिहार में था। इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, खाद उद्योग, चीनी मिलों की तो बहार आई हुई थी। अब सोचिए, कोयला भी यहीं, अभ्रक भी यहीं, तांबा भी यहीं, लोहा भी यहीं, तो विकास किसका हो? फिर इसके विकास को रोकने के लिए, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का अगर विकास रुकना हो तो उसको दो चीजों से भ्रमित किया जा सकता है। एक, जातिवाद की अफीम चटा दो, या सांप्रदायिकता का नशा खिला दो। राजनीति में अगर ये दो चीजें कर दी जाएं तो जनता इन पे बड़ी आसानी से बंट जाती है, और वह लोग जो रोज एक दूसरे को भाई बहन और चाचा भतीजा कहते हैं, इन मामलों में एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाते हैं। ऊपर से चाहे जैसे भी रहें, भीतर भीतर एक दूसरे को काटते रहते हैं, देखना नहीं चाहते। समाज बंट जाता है, फट जाता है। फिर जो जातिवादी सांप्रदायिक लुटेरे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो आराम से अपना काम करते हैं। मैं अपने युवा साथियों को, अपने बिहार की जनता को आंखें खोलने के लिए कहूंगा। आप ये जितने भी लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी हमारे अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, उनकी जितने भी समाजवादी, साम्यवादी इस प्रकार के नेता हैं जो भेदभाव और सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति करते हैं, उनकी पहले की स्थिति और आज की स्थिति देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ थे और कहाँ हैं, और उन्होंने जनता के लिए क्या किया। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। समय बीतने के साथ साथ जो सरकारी तंत्र के द्वारा किया गया कर्म है, उससे इस देश की ये स्थिति है। इस देश के नेताओं ने, इस प्रदेश के नेताओं ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो क्या बिहार या इस देश के किसी भी हिस्से में 80 सालों के बाद बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती? आज में बिहार में या दूसरे अन्य जगहों पर जहां चुनाव होने लगते हैं, लोग नाली, गली, खड़ंजा, पानी, इन्हीं की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। ये तो मूलभूत सुविधाएं, ये विकास थोड़े है। लोग इसी को विकास कहना शुरू कर देते हैं। तो कितना शर्मनाक है कि इस देश के जनप्रतिनिधियों ने आजादी के इतने समय बाद भी हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। हमें शिक्षा की सुविधा बढ़िया से नहीं दी, हमें स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, और हमारे जो है रोजगार की तो बात करना ही बेमानी है। तो मैं दो बातें और कहूंगा। नीतीश कुमार के आने से पहले, नीतीश कुमार एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं। अगर ये इस देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश के नसीब बदल गया होता, ये मैं मानता हूं। लेकिन खैर, जो भी है, उनसे भी बहुत
आशाएं अपेक्षाएं हैं, और साथ ही उन्होंने जो किया वो अपने आप में कई मायनों में रक्षा वगैरह के मामले में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खैर, बात करते हैं बिहार में पलायन क्यों हुआ। पलायन को लोग रोजगार से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि यह गलत है। जब बिहार में लोग आए, अब इसको थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझिए, इस देश में जब स्वतंत्रता की लड़ाई पीक पर थी, यानी सबसे ऊंची जगह पे थी, तब देश स्वदेशी के लिए बढ़ रहा था, क्योंकि यह देश जो एक समय 65% विश्व जो व्यापार है उसमें अपना दखल रखता था, उसके व्यापार पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को अपने यहाँ नौकरी दी, लोगों को पढ़ाया, और यहाँ के लोगों की एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने उन पढ़े लिखे लोगों को पैसे देकर इन लोगों को ये यकीन दिलवाया कि तुम्हारा जो काम है वो निम्न श्रेणी का है, तुम्हारा काम नीच काम है। आप याद रखिए, सबसे जो काम ऑब्जेक्शनेबल होगा वो चमड़े का काम है, जिसे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में लेदर इंजीनियरिंग के रूप में पढ़ते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा भारत का तो जो विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है, यह चमड़ा उद्योग ही है। लेकिन जिनके पास विशेषज्ञता थी, जो कवच बनाते थे, जो काठियां बनाते थे, जो चमड़े के एक से एक आइटम बनाते थे, जिनका एकाधिकार था, उनका उद्योग छीन लिया षड्यंत्र रच के। किसने छीना? उन्हीं के कुछ दलाल टाइप के लोगों ने अंग्रेजों से, विदेशियों से मिलकर के उनको यह समझाया कि यह नीच कर्म है। यह नीच कर्म नहीं है, यह एक उद्योग है। दुनिया का सबसे बड़े उद्योगों में से, सकारात्मक उद्योगों में से एक तुम्हारा छीन लिया, या झूठ बोल के तुम्हें दलित बना दिया, रुपए पैसे और जमीन जायदाद का मोहताज बना दिया। इसी प्रकार इस्पात उद्योग ले लो, अन्य उद्योग ले लो, सभी जो जातियां आज अपने आप को दलित या पिछड़ा कहती हैं या आदिवासी कहती हैं, उनका स्वावलंबन और स्वाभिमान छीना है उनके अपने दलाल लोगों ने। वह लोग जिन्होंने उनको अंग्रेजों के, विदेशियों के, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों के कहने पे यह समझाया कि तुम्हारा काम नीच कर्म है, तुम्हें लोग नीचा देखते हैं। उन्हें नीचा कोई नहीं देख सकता था। जिसपे सारा समाज गर्व करता हो, जिनके आइटम का सारा समाज उपभोग करता हो, वो आदरणीय लोग, वो उद्योगों के संचालक कैसे नीचे हो सकते हैं? उनके पीछे का इतिहास देखिए। लेकिन यह झूठ गढ़कर झूठी किताबें लिखी गई। उन किताबों को इस देश में किसी ने नहीं पढ़ा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा उन किताबों को? केवल उन कुछ लोगों ने जो दुष्प्रचार किए। तो किताबें थी ही नहीं, लेकिन उनको सृजन किया गया ताकि इस देश के लोगों का स्वावलंबन और रोजगार छीन लिया जाए। आज के डेट में जितनी भी जातियां हैं, उनके उद्योग धंधे सब पूंजीपति चला रहे हैं, और वो बेचारे दलित और पिछड़ा और गरीब और मजदूर बन चुके हैं। इस देश में मजदूरी का कोई सिद्धांत नहीं है। सब लोग स्वतंत्र और स्वावलंबी थे। सबके पास अपने हिस्से की जमीन और अपना पैसा था। समृद्धि उनके चरण चूमती थी। ऐसा कोई घर नहीं था मेरे साथी जो इस समाज में गरीबी का आलम हो या देश सोने की चिड़िया। लेकिन जब विदेशी आए तो व्यापार करने आए थे। उन्होंने हमारा व्यापार तंत्र तोड़ा, हमारे बीच में गद्दारों को खोजा, उन गद्दारों को से यह कहलवाया कि तुम्हारा यह कर्म नीच कर्म है और इस कर्म को छोड़ दो। चमड़ा उद्योग हो, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है, लोग उसमें अरबपति बने हुए हैं। अभी हम जो है उसकी मटेरियल साइंस की इंजीनियरिंग, लेदर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं। इन सब चीजों का अधिकार अलग अलग जातियों के पास इस देश में था। वो विशेषज्ञ थी। लोग आईआईटी और आईआईएम में क्या पढ़ रहे हैं? वो प्रबंधन हमारे यहाँ विरासत में लोगों के पास था, छीन लिया। बड़ी बड़ी डेयरी उद्योगों के मालिक, खैर अभी डेयरी वाले तो फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अपनी विरासत संभाल रखी है, लेकिन उनका भी छीन लिया गया। वो किस चीज के पिछड़े हैं? वो तो 100 अगड़ों के अगड़े होंगे, लेकिन उन्हें ये बात समझा दी गई कि नहीं, तुम बिल्कुल गए गुजरे हो, तुम्हारी यही स्थिति है। अरे जो समाज के नेतृत्व करता थे,
इस देश में या पूरी दुनिया में जो उद्योग चलाता है, जिसके पास उत्पादन की क्षमता है, वो समाज का और राष्ट्र का नेतृत्व करता है। वो रीढ़ की हड्डी होता है। इस देश की रीढ़ तोड़ दी विदेशियों से मिलकर के देशद्रोहियों ने, जिन्होंने इस देश में जात पात फैलाया। आज इस देश में लोगों के बीच में इतना नफरत बो दी गई है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि जरा इनके जो लड़ा रहे हैं, जो हमारे बीच फूट डाल रहे हैं, जरा उनका घर जाके देखो। सबके साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं, और जिसके पास 500 रुपया नहीं था वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना के बैठा है आपके दम पे। इसलिए मैं बिहार के जनता से, बिहार के युवाओं से, अपने भाइयों से, भतीजों से कहूंगा, भटको मत। हम सब एक हैं। हम सबका अपना अपना कार्य है। हमें अपना अधिकार और अपना कार्य इनके हाथों से, पूंजीपतियों के हाथों से, विदेशियों के हाथों से, गलत लोगों के हाथों से छीन करके अपने हाथ में करना है। अपनी समृद्धि, अपनी ताकत अपने हाथ में लेनी है और अपने को आगे बढ़ाना है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो। इसकी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम बिहारी सक्षम हैं, लेकिन जातिवाद से नहीं, वंशवाद से नहीं, किसी प्रकार की नफरत से नहीं, जोड़ करके, तोड़कर नहीं। और जब जोड़िएगा, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, तो हमसे बड़ी ताकत कौन है। पलायन की अब कहानी समझ लें। वही जो तोड़ा तोड़ी शुरू हुआ, तो जब यह देश आजाद हुआ, तो विदेशियों और पूंजीपतियों को बड़ा दिक्कत हुई। समाज एक हो जाएगा। गांधी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, अपना उत्पादन खुद करो। घर घर में चरखे चल रहे थे, घर घर में उत्पादन फिर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उद्योग लगाए, आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या, विदेशी समझ गए। उन्होंने तुरंत हायर किया अपने एजेंट को। यहाँ पे 2 वर्ग था। एक अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करता था, वो अंग्रेजों का गुलाम था, वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। इस देश में आजाद होने के बाद गलती यही हुई कि उसको फांसी पे हमने नहीं लटकाया। अगर उसको मार दिया होता तो आज इस देश में ये समस्या ही नहीं होती। उन गद्दारों ने अंग्रेजों, विदेशियों और पूंजीपतियों के साथ मिलकर के इस देश की जनता को जातीय हिंसा में ठोक दिया। उन्होंने अपने दलाल सेट किए, वो चाहे समाजवादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो। समाज को बांटने वाला हर गद्दार, जब इतिहास उठा के देखिएगा, तो वो अंग्रेजों के साथ था। वो किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में उसका कोई योगदान नहीं था। वह लोग जातिवाद खड़ा करके इस देश का स्वावलंबन फिर तोड़े, ताकि पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता रहे, ताकि सारा देश का, राष्ट्र का व्यापार, कारोबार उनके हाथ हो, और इस देश की पूरी जनता, इस देश की सारी जनता क्या हो जाए, गरीब हो जाए, गुलाम हो जाए और मजदूर हो जाए। यही नीति है इस देश के संविधान और समाज की, इस देश की सरकार की। शुरू से यही नीति है कि सब लोग मजदूरी करें, फैक्ट्री लगा दो, उसके यहां जाके नौकरी करो। यह क्यों होगा? हम कभी भी, हमारा पुराना सिस्टम हमें किसी के बाप का नौकर नहीं होने देता, हमें किसी की मजदूरी करने नहीं देता। हमारे पास स्वावलंबन और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन उसी को हमारे खिलाफ यूज कर दिया गया। और झूठ बोल करके ये सत्ता के दलाल अपना पैसा, दूसरों से पैसा लेकर के ये करते रहे। कहां से इस देश में बंदूकें आई? विदेशियों ने फंडिंग करी, विदेशियों ने सारा पैसा दिया, और हम लोग क्या करते रहे, आपस में लड़ते रहे। इतना नरसंहार हुआ, बच्चों की आंतें निकाल के मारा गया, औरतों के साथ बदसलूकी का यह मुख्य कारण था पलायन का। हिंदुस्तान का सभी वर्ग, गरीब, अमीर, किसान, सब ने अपने बच्चे, अपना परिवार बाहर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का स्तर यह कर दिया गया था उस समय कि खुद मुख्यमंत्री कहता था कि मेरे यहां गाय भैंस पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा? क्योंकि हम कॉपी ले आएंगे बोर्ड का, घर में 2 दिन रख के लिख के दे आते थे। ये शिक्षा का स्तर कर देने से एक फायदा हुआ कि जो बिहार इस देश को सबसे ज्यादा 65% IAS IPS देता था, वह बिल्कुल गड्ढे में गिर गया। लोगों ने, जिनको शिक्षा की चाहत थी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, लोगों की जमीन बिक गई, लेकिन अपने बच्चे उठा के बाहर शिफ्ट कर दिए। वो सभी वर्गों के थे, कोई दलित, पिछड़ा, अगड़ा की बात नहीं थी। हर एक को अपनी जान प्यारी थी। इसलिए उस राक्षस राज, उसे जंगल राज मत कहिएगा, उस राक्षसियों के राज में इस देश, इस प्रदेश ने जो झेला, जो देखा, और होता क्या था, मार वो रहा था जो दोनों पक्षों के पास जाता था। दलित के पास जाता था तो कहता था कि अरे ये सब तुम्हारा को इतना दिन से शोषण किया है। कोई शोषण नहीं किया। उस आड़ में राजनीतिक हत्याएं की और कराई गई।
उसी तरह जब वो इस तरफ आता था पिछड़ों और अगड़ों के पास में, तो कहता था अरे इनको मारो, ये साले वो नक्सली हैं, और विदेशी फंडिंग से करें तो इधर से भी। और जब ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं मारते तो खुद गिरोह बना के उसको मारता था और नाम लगा देते था एक दूसरे का। तो इस तरह से इस देश में, इस प्रदेश में राजनीतिक हत्याएं दोनों हर तरह की गई। जो भी विरोधी खड़ा हुआ उसको नक्सलाइट आंदोलन के नाम पे, समाजवादी आंदोलन के नाम पे, फॉरवर्ड आंदोलन के नाम पे कुत्ते पाल करके बरवाया गया। और यही असली सच्चाई थी। लोग जान गए थे इस हकीकत को। लोगों ने अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना कारोबार इस प्रदेश से शिफ्ट करना ही उचित समझा। यह था पलायन का असली कारण, रोजगार नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे आपके सारे वो 28% उद्योग बंद हो गए, और बंद करा करके उन उद्योगों को, यहाँ जो बड़े बड़े लोग थे उनको तो लोग अपना घर में बैठा लेते थे, बुला करके कि आओ भैया चाय पीते, फिर धर लेता था, कहता था पैसा पहुंचाओ तो तुम्हारा आदमी तुम्हारे घर जाएगा। यह स्थिति था बड़े बड़े नेताओं का। इसकी कहानियां प्रचलित हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। तो हमें यह देखना होगा आज पलायन की स्थिति क्या है। पलायन का मतलब है बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद से स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, स्कूलों का निर्माण हुआ है, बहुत कुछ सुधारा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन उस व्यक्ति को अगर हम हटा दें तो हमारे पास विकल्प नहीं है। हम किसी जातिवादी व्यक्ति को नहीं ला सकते, हम किसी अपराधी भ्रष्टाचारी को नहीं ला सकते। इसलिए हमें विकल्प तैयार करना होगा। हमें अपने बीच से अच्छे और शानदार लोगों को, नए नए युवाओं को खड़ा करना होगा, जो ईमानदार हों, जो किसी का पक्ष या विपक्ष ना हो, अपने क्षेत्र के विकास को करने में सक्षम हो। ये हम सब एक मत से कर सकते हैं। हमें बिहार को एक नया नेतृत्व, नई ताकत देनी होगी और पलायन को समझना होगा। हमारे लोग जाके बाहर बस गए हैं, उनको तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच्चे रोजगार के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, अब शिक्षा खैर बहुत बेहतरीन है बिहार की, उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन अब रोजगार, तो रोजगार सृजन के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मैं पिछले 2 साल से एक आंदोलन चला रहा हूं, अंधकार से अधिकार तक। उसमें 3 अधिकारों की मांग की है मैंने। वो अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मूल अधिकार संविधान में बना दिया जाए। हर भारतीय नागरिक को भारत का संविधान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी दे। और कल चौथी मांग उसमें हमने शामिल करी है मेरे भाई, वह है कि किसान की जमीन जो है उसको जिस तरह आदिवासी की जमीन, जिस तरह SC/ST की जमीन को प्रोटेक्ट किया गया है, 6ठी अनुसूची में डाल करके किसान की कृषि योग्य और रिहायशी जमीन को बिकने से रोक दिया जाए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि किसान गरीब है। इस देश में जब आजाद हुआ यह देश, तब सबसे गरीब और दयनीय स्थिति में किसान था, लेकिन क्या किसान के लिए कोई पॉलिसी बनी? यह सबसे बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। इस देश में गरीब था मजदूर, इस देश में गरीबी अथाह थी, लेकिन ना गरीबी को ध्यान में रखा गया, ना मजदूरी को ध्यान में रखा गया है, ना ही किसान को ध्यान में रखा गया। इस देश का संविधान इस चीज पे चुप है। मतलब संविधान में बहुत सारी षड्यंत्रकारी कानून, षड्यंत्रकारी नीतियां डालने के बावजूद किसान, मजदूर और वंचित वर्ग का हक छीन करके और केवल देशद्रोही वर्ग जो अंग्रेजों का साथी था उसको दे दिया गया। यह चीज वेरीफाई की जा सकती है डॉक्यूमेंट से कि कौन लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। जो देश के लिए लड़ रहे थे किसान, मजदूर, गरीब आदमी, उनका हक छीन लिया गया, उनको दंडित किया गया। अंग्रेजों, पूंजीपतियों और विदेशियों से लड़ने के लिए इस देश के संविधान ने दंडित किया है। उनको दंड मिला है अपनी देशभक्ति का, और देशद्रोही बैठ करके अपने लिए, खुद के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाते रहे हैं और सत्ता में और संसाधन में कब्जा करते रहे हैं। बिहार को संगठित होना होगा, इस देश को संगठित होना होगा, और संगठित हो करके अपने अधिकारों को बिल्कुल हद दर्जे तक हासिल करना होगा। अपने आप को स्वावलंबी बनाना होगा और रुपए को इनकार कर देना होगा। हम पूंजीवाद से लड़ने का क्या तरीका है? हम स्वावलंबी बने, एक दूसरे की मदद करें, और फिर पैसे की जरूरत ही नहीं थे। पैसे का व्यवहार बंद कर दीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। पैसा हो जाएगा कूड़ा, बोरे में पड़ा हुआ पैसा कूड़ा हो जाएगा। फिर आप कोई अरबपति नहीं रहेगा इस देश में, और हम और आप भाइयों की तरह रह करके और सुख, समृद्धि और वैभव का जीवन जिएंगे।
इसलिए मेरे साथी, आज मैंने पलायन पे चर्चा की है, पलायन के असली कारण पे चर्चा की है। एक दिन में मात्र 24 घंटे में इस देश से पलायन रोका जा सकता है और 1 महीने में हर व्यक्ति को उचित आय का साधन प्रदान किया जा सकता है। ये गारंटी है मेरी। कोई भी आए, कैसा भी आए, मैं उसको इस बात की बिल्कुल भी वो दे दूंगा कि हाँ, इस तरीके से काम करो और तुम प्रदेश के हर व्यक्ति को जो है 1 महीने के अंदर में दे सकते हो, बशर्ते वो ईमानदार हो, चोर ना हो, अपराधी ना हो, विदेशियों का दलाल ना हो और जातिवादी ना हो। यह गुण उसके अंदर होने चाहिए। सबको अपना भाई, अपना भतीजा, अपना परिवार माने, पूरे बिहार को अपना परिवार माने। वही व्यक्ति इस बिहार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। बाकी तो अपराधियों की टोली और लुटेरों की टोली लगी ही है। तो बिहार के युवाओं, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, सावधान, पलायन पे गुमराह नहीं होना। पलायन अपराध की अधिकता, हिंसा की अधिकता के कारण हुआ है। अपहरण के कारण उद्योग भाग गए और हत्याओं के कारण लोग भाग गए। यही असली कहानी है। तो आज हमने पलायन पे चर्चा की, कल मैं आपको शिक्षा पे चर्चा करके रोज एक चीज उठाऊंगा। पलायन पे आज चर्चा क्यों नहीं हो रही? और मेरे भाई प्रशांत किशोर से एक सवाल भी है कि आप केवल पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, पलायन के असली कारण पे बात नहीं की आपने। और दूसरी चीज है, आप केवल एक पार्टी की बात करते हैं। आपने टारगेट पे कुछ गिने चुने लोगों को क्यों ले रखा है? आपने दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से टारगेट पे क्यों नहीं रखा? जो अपराधियों की टोली है उस पर तो आपके मुंह से एक लाइन नहीं फूटता। जन सुराज की स्थिति जो है वो तो दुनिया जान रही है, लेकिन मैं यह एक निश्चित बात बता देना चाहता हूं कि जन सुराज को निष्पक्ष होकर के, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदार है तो निष्पक्ष होकर के चीजों का आकलन करेगा। मैं यह जानता हूं कि उनको यह पता है कि पलायन का असली कारण हिंसा, नरसंहार और अपराध था, ना कि रोजगार। उस समय बिहार में जिसके पास में सारे माइंस थे, जिसके पास में 28% उद्योग था, उसमें पलायन रोजगार के लिए तो हो ही नहीं सकता था। लोग दूसरी जगह से आके यहाँ रोजगार पाते थे। इसलिए बिहारियों को उस समय रोजगार के माध्यम से नहीं पलायन हुआ। जो शिक्षा बर्बाद कर दी गई, गाय भैंस पास करने वाली शिक्षा दी गई, नकल को जो है वो बिहार का प्रतीक बना दिया गया, पहचान बना दिया गया। IAS बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया बिहार को। इस देश को 65% IAS देने वाला बिहार इतना नीचे गिरा दिया गया था उस समय में। लोगों के बच्चे मारे जा रहे थे, व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, कोई 6 बजे के बाद आदमी निकल नहीं पा रहा था। ये असली कारण था पलायन का। अब सुधरा है तो लोग लौट रहे हैं, लेकिन अब यह चाहिए कि हम अपने सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ें। इस बिहार की जो पहचान जातिवाद, आपसी नफरत और षड्यंत्रों के लिए कही जाती है, वह एक मिसाल बन जाए। इस देश का हम नेतृत्व करें, ऐसा हाथ एक दूसरे का पकड़ें और इस तरह का विकास लाएं, इस तरह का उत्पादन बनाएं कि इस देश का पेट भर दें, इस देश में उद्योगों को, इस देश में हमारे बिहार के प्रोडक्ट्स की जो है वो बाहर आ जाए। हम ये कर सकते हैं अगर हम एक साथ रहें, दिन भर जो है क्रिएटिव यानी कि सकारात्मक कार्य करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे को न गिराएं। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से हो, उसको अपना हाथ जरूर देना चाहिए, हमें उसकी मदद करना चाहिए, उसे बढ़ा करके उसे आगे बढ़ाइए। वो आपका अपना भाई है, अपना बंधु है, आपके साथ रहता है, उससे भेदभाव मत कीजिए। और अगर यह भेद हमने मिटा लिया, अगर हमने इस प्रकार की समाज बना लिया, तो इन बिहार जो है इस देश में एक रणनीतिक तौर पे एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा जो पूरे राष्ट्र का जो है नेतृत्व करेगा। इसके लिए हमें जात पंथ की राजनीति छोड़ करके और बिहार की राष्ट्रवाद की राजनीति करनी होगी और अपने आप बीच से एक ईमानदार, योग्य और सक्षम जनप्रतिनिधि चुनना होगा जो हमारा नेतृत्व कर सके। आपसे यह आग्रह है, सभी प्रकार का भेद छोड़ दीजिए, मन बना करके पूरे क्षेत्र की जनता, हर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने बीच से एक योग्य व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को चुने। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरी प्रार्थना है। हम ये जरूर कहम, हमरा बेटा बानी,
राउर भाई बानी। एला रउआ से हमार ई आग्रह बा कि रउआ सबे जौन बा सोच के समझ के ईमानदार आदमी के जौन बा एथी अपन वोट दी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जनता।